हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BPCE 145 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ये आपका जो जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको एक बार आपका क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। ये आपका हिंदी में, हम हिंदी में करने वाले हैं, इंग्लिश में भी है वैसे। ठीक है, ये काउंसलिंग के बारे में है। ये जो इन्फ्लुएंसिंग काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसको इफ़ेक्ट करने वाले कुछ कारणों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कुछ रीजंस होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जो कि काउंसलिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, जिस तरीके से वो किया जाता है ना, बातचीत करते हैं वहाँ पे। और जो क्लाइंट होता है, जो व्यक्ति होता है, जो परेशान होता है, वो जाता है काउंसलर के पास और बात करता है, उससे बताता है अपनी समस्या को। ठीक है, तो काउंसलर जो है वो जो है उसके बीच में जो प्रोसेस होता है क्लाइंट और काउंसलर के बीच में, उसके बारे में पूछ रहा है कि उसमें क्या क्या कारण से वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस समय उन दोनों के बीच में। प्रॉब्लम तो सब जगह हो सकती है, तो उसी के बारे में सवाल है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है और आप भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं आप कंक्लूजन, जो सॉरी जो प्रस्तावना है। ठीक है, प्रस्तावना मतलब कि इंट्रोडक्शन आप इसमें और यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको जैसा भी सही लगता है। आपको 4 पेज भरने हैं। ठीक है, कैसे भी करके 20 मार्क्स का आपका एक आंसर होता है, 20 मार्क्स का, और यानी कि उसमें आपको 400 वर्ड्स लिखने होते हैं। 400 मतलब 4 पेज, आप मान के चलिए कि आपको 4 पेज भरने ही भरने होते हैं। तो वो उस हिसाब से आपको ऐसे ही आंसर अगर आप लिखोगे, इस पर इंट्रो ऐड कर दोगे तो ज़्यादा होगा। ठीक है, इंट्रो के बाद फिर हमारा जो सेकंड काम होगा वो होगा रिश्तों के बारे में। यानी कि जो पहला कारण हो सकता है वो हो सकता है रिश्ते, कि दोनों के बीच में अगर रिश्ते सही ना हो, ठीक है, तालमेल ना हो, तो उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है कि मेंटोर या यानी कि जो काउंसलर होता है और जो क्लाइंट होता है, उनके बीच में सही से रिश्ते ना बन पाए हो, ठीक है, उनमें तालमेल ना हो, तो उसकी वजह से भी जो है समस्या आ सकती है काउंसलिंग प्रोसेस में। ठीक है, और संचार भी होता है रिश्तों में, कि भाई यहाँ पे क्या है, एक स्पष्ट, यानी कि आप खुल के अपनी बात नहीं कह पा रहे हो एज ए क्लाइंट। हम जाएंगे कभी किसी काउंसलर के पास, या फिर हमारे पास कोई आएगा, अगर हम काउंसलर बनते हैं कल को, तो सामने वाला हमसे बात नहीं कर पा रहा है, वो बता नहीं पा रहा है, तो इसमें ना दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, यानी कि ये एक इम्पैक्ट कर सकता है हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया को, ठीक है, प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि रिश्ते दोनों के बहुत ही अच्छे होने चाहिए, ताकि सबसे पहला जो काम होता है ना काउंसलर का, वो यही होता है कि दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे करना, नाम वाम पूछना उसका, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये फॉर्मल भी होता है और एक इनफॉर्मल भी, आपको कुछ ना कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं ताकि आप सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे फ्लुएंटली बात कर सके। ठीक है, झिझक ना हो उसके सामने, उसके साथ आपसे बात करते समय। दूसरी चीज़ ग्राहक होता है, यानी कि क्लाइंट। ये क्या, प्रेरणा, यानी कि जो ग्राहक है वो आपसे कुछ ना कुछ आपके पास जो आ रहा है, किसी न कुछ रीज़न से आ रहा है ना, कि उसके पास समस्या है, प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के अंदर है, तो इसलिए वो आपके पास आ रहा है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रक्रिया में भाग लेने वाले या लेने की प्रेरणा क्लाइंट को प्रभावित करती है, यानी कि अगर उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है, अपने काउंसलर से बात करने में, तो ये भी एक दिक्कतें इसमें हो सकती है। उसके अलावा दोनों का जो विचार है वो अलग अलग हो सकते हैं। डेफिनेटली काउंसलर का विचार अलग हो सकता है, क्लाइंट का अलग हो सकता है, लेकिन उससे जो काउंसलर है, जो क्लाइंट है, उसको मतलब नहीं होना चाहिए कि उसके विचार कैसे है। उनको मतलब होना चाहिए अपने एक दूसरे के काम से। ठीक है, कि भाई उसका काम क्या है, मेरा काम क्या है ना। विचार दोनों के अलग हो सकते हैं कि वो किसी पार्टी को कोई सपोर्ट कर रहा है, किसी और पार्टी को दूसरा वाला सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, दुनिया में इंडिया में काफ़ी सारी पार्टियां हैं, अलग अलग दल हैं राजनीतिक तौर पे, तो दोनों के विचार उसके प्रति अलग हो सकते हैं। कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को, या कोई और तृणमूल कांग्रेस को, या कोई और पार्टी भी हो सकती है। तो इसके लिए हमारे जो विचार हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसकी वजह से भी इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, कि भाई आपके विचार अलग है, तो इसलिए मैं आपसे काउंसलर नहीं लूँगा, काउंसलिंग नहीं लूँगा, इस तरीके की जो है चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। तो ये भी समस्या यहाँ पे पैदा कर सकते हैं, यहाँ पे भी इम्पैक्ट हमारी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें आ सकता है। और काउंसलर या काउंसलिंग कौशल और विशेषज्ञता, कह रहा है कि मेंटोर या जो काउंसलर होता है उसके पास अच्छे कौशल की जो है ज़रूरत होनी चाहिए, ताकि वो सामने वाले की बातों से समझ जाए कि वो प्रॉब्लम में है या क्या दिक्कत है उसके साथ में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है काउंसलर के अंदर। और चिकित्सा शैली, यानी कि सबकी, जो भी जैसे डॉक्टर्स होते हैं या जो मेंटोर्स होते हैं, काउंसलर होते हैं, उनकी सबकी एक अलग स्किल होती है। ठीक है,
चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने की, यानी कि जो क्लाइंट आ रहा है उनकी प्रॉब्लम सुनता है। कुछ लोग, ज़्यादातर जो काउंसलर होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम सुनते हैं, उसके बाद उसको सोल्यूशन बताते हैं, या फिर सुनना ही काफ़ी होता है कभी कभी काउंसलर के लिए, कि क्योंकि कुछ जैसे लोग अभी अकेले हैं आजकल, तो उनको ना ऐसा व्यक्ति चाहिए कोई जो कि उनको सुने, बस कुछ ना कहे, बस सुने उनको, शांति से सुनता रहे, हाँ करता रहे, फिर ठीक है, और फिर हौसला दे, कहे कि यार आप बहुत स्ट्रांग हो वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें कह बोल के सामने वाला जो है एक फ्री महसूस करता है कि चलो मैंने अपनी बातें जो है किसी को बता दी। अब मेरे अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन थी, जो गुब्बार था गुस्से का या किसी भी कारण से, वो ख़त्म हो गया है, बहुत कम हो गया है, ये भी होता है। तो ये भी एक जो है होना चाहिए, और जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं काउंसलर, उनका इस्तेमाल करना उन्हें आना चाहिए, ठीक है। ये इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, ये आप ऐड कर देना। सेटिंग में क्या होता है, यानी कि सेटिंग मतलब सेटअप, यानी कि जो ऑफिस होता है काउंसलर का, वो ऑफिस में कुछ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि गोपनीयता रखने के लिए एक अलग कमरा होना चाहिए, ताकि वो इजीली अलग कमरे में काउंसलर से ही बात कर सके और कोई उसको सुने ना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं मजाक उड़ाते हैं, तो डॉक्टर या जो काउंसलर होता है वो ऐसी जगह पे बैठा हो ताकि कोई और उससे सुन ना पाए, ठीक है। बहुत ही मतलब वॉइस प्रूफ कमरा हो, जिससे कि उसकी जो बातें हैं वो गुप्त रखी जा सके, ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि भाई आराम हो, यानी कि जो कमरा है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो इजीली अपनी बात रख पाए। ऐसा ना हो कि वो बैठ नहीं पा रहा, सही से दिक्कत हो रही है, या कुछ भी, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि जो बीमार है ना उसको ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। यानी कि उस कमरे में एसी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इजीली वो बैठ के अपनी बातें बता सके, काउंसलर को अपनी समस्या रख सके, ठीक है। तो ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सही ना हो तो इस वजह से भी जो है उन दोनों के बीच में, यानी कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। पांचवी चीज़ जो आती है वो है अतिरिक्त कारक। इसके अलावा भी और रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक विचार, यानी कि दोनों के जो कल्चरल थॉट्स हो सकते हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से भी जो है दोनों में जो प्रोसेस है काउंसलिंग का, उसमें प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग कल्चर से हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसी वजह से भी, ठीक है। उसके अलावा बाह्य कारक, इसमें क्या है, जीवन जो परिस्थिति है, यानी कि जो उसकी लाइफ कंडीशन है, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पे, कि बाह्य कारक में वित्तीय कारक, यानी कि फाइनेंशियली अनस्टेबल है वो बंदा या बंदी, जो भी है, जो व्यक्ति जो क्लाइंट के रूप में आया है, ठीक है, उसके साथ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों के बीच में हो सकती है, यानी कि या फिर काउंसलर भी तो एक व्यक्ति है ना, वो भी तो इंसान ही है, उसके साथ भी ये सब चीज़ें हो सकती है। फैमिली में क्या पता दिक्कतें हो, उसकी परिस्थिति अच्छी ना हो, या फाइनेंशियली वो स्टेबल ना हो पा रहा हो, तो इसकी वजह से भी जो है दोनों के बीच में जो प्रोसेस है काउंसलिंग का, उसमें समस्या पैदा कर सकता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम, जैसे कि पारिवारिक समस्या भी हो सकती है, कि भाई घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या कोई बीमार है, ये भी जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही पेज लिखा है जानबूझ के, ताकि आपको याद करने में आसान रहे, और लास्ट में आपको यहाँ पे एक निष्कर्ष ज़रूर ऐड करना है, ठीक है, अपनी मर्जी से, कि भाई तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से काउंसलर और जो क्लाइंट होता है उसके बीच में जो प्रोसेस किया जाता है उसमें समस्या आ सकती है, ठीक है। तो हमने उनके बारे में बात की, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आपको क्या लगता है, आपको बता सकते हैं वहाँ पे, तो ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, कि भाई फ्राइड द्वारा दी गई व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से रक्षा तंत्र की व्याख्या कीजिए। तो मैंने जो है ये पहले बताया है, फ्राइड वाला जो है, ठीक है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन, व्यक्तित्व की संरचना। तो यहाँ पे फ्राइड जो है उन्होंने 3 प्रकार के नियम बताए हैं इसके लिए, 3 नियम, ठीक है, 3 रूल्स बताए हैं। पहला है इड, ठीक है, इड, और दूसरा है आ, यानी कि इसको ईगो भी बोलते हैं, और तीसरा है पराहम। पराहम को मतलब हम बोलते हैं सुपर ईगो, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुपर ईगो, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि एक होता है इड, आई डी, इड, ठीक है, इंग्लिश में। दूसरा होता है आ, यानी कि ईगो, और तीसरा होता है पराहम, यानी कि सुपर ईगो। अब मैं इनको बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। सबसे पहले ईड की बात करते हैं। ईड में क्या होता है, ये
कंफर्ट के लिए सर्च करता है, ठीक है। इंसान की जो प्रकृति है वो कुछ ऐसी ही होती है। ये बेसिकली जो फ्रेड है वो यही बता रहे हैं कि जो एक व्यक्ति है उसका जो सामाजिक एक तरीके से वो बनता है समाज में, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, जो कि उसको समाज में रहने के लिए बाध्य करती है और समाज में चलने के लिए, यानी कि सबके साथ मिलकर चलने के लिए उसको एक गाइडेंस प्रदान करती है, ठीक है, गाइड करती है उसको। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ईड हो गया। तो ईड में क्या है, व्यक्ति जो है कंफर्ट ढूंढता है हमेशा, यानी कि जो इंसान है मोस्टली हम लोग क्या है कंफर्ट ही ढूंढते हैं ना। अब हमें बैठने में दिक्कत होती है, बैठ नहीं पाएंगे बहुत देर तक, तो हम क्या करेंगे, बिस्तर होगा तो लेट जाएंगे, ठीक है, कुछ देर तक। जैसे पढ़ाई करते हैं कुछ बच्चे, काफ़ी घंटों पढ़ाई करते हैं हमारे जैसे, तो कुर्सी पर बैठे बैठे उनको जो है कमर में भी दर्द होने लगता है, सर वगैरह में भी जो है दर्द होने लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए लौट जाते हैं बिस्तर पे, ठीक है, मतलब ऐसे ही ले आउट हो जाते हैं ताकि थोड़ा सा जो है बॉडी को रिलैक्स मिल सके, ठीक है, और मन को भी तन को भी सब जगह को। तो ये क्या है कंफर्ट। हम शुरू से जैसे कि हम बात करते हैं आदि मानव की, तो वो भी ऐसे ही थे। उस समय का जीवन कुछ अलग था, लेकिन वो भी जो है कंफर्ट के लिए सर्च करते रहे हमेशा, ठीक है। कंफर्ट के लिए सर्च करते रहे मतलब कि भाई पहले गुफाओं में रह रहे थे, फिर बाद में घर बनाए, ठीक है, और फिर बाद में खेती करना शुरू किया, शिकार से मन भर गया उनका। तो ये जो है धीरे धीरे करके चीज़ें आसान करते चले गए, ठीक है, औजार बनाते चले गए। तो ये क्या है, आपको कुछ ना कुछ याद आया होगा, अपनी कभी ना कभी हिस्ट्री में सब पढ़ा होगा आदि मानव के बारे में, होमोसिपियंस वगैरह जो थे। तो ये इस तरीके से अपनी जीवन को जो है आसान बनाने की कोशिश में हम लोग लगे रहते हैं और कंफर्ट ढूंढते हैं हर जगह पे। तो इंसान की प्रकृति ऐसी होती है। तो ये वही है, यानी कि हम हमेशा अपनी कंफर्ट जोन को ढूंढते हैं। हम यही हमारा नेचर एक तरीके से, ये बेसिकली मानव नेचर के बारे में ही बात करता है, ठीक है। तो ईड मतलब मानव नेचर के बारे में बात करता है। इसमें कुछ व्यक्तित्व की बातें की जाती है, जैसे कि काम इच्छा, ठीक है, यानी कि सेक्स, ठीक है, और आक्रामक आवेगों की तत्कालीन दृष्टि, यानी कि जो भी आपको चाहिए आपको उसी समय चाहिए, ठीक है, या भी जो भी डिमांड होती है, जैसे कि बल्ब का आविष्कार करना। तो ये भी क्या है, ये आक्रामक आवेग था, बल्ब चाहिए था तो उसका आविष्कार किया गया, हज़ारों बार लाखों बार ट्राई किया गया कि बल्ब बनाया जाए, ठीक है। और फिर आप देखो आज और अलग तरीके के बर्फ़ जो है आपको देखने को मिलते हैं। पहले बड़े बड़े छोटे छोटे से जो है बल्ब वो पीले से होते थे जीप से, अब देखो वाइट कलर के एकदम ल्यूमिनियस, एकदम अच्छी ब्राइटनेस जो होती है बल्बों में, कम वाट में कम बिजली यूज़ करके आपको अच्छी आउटपुट प्रदान करता है। तो ये एक एग्जांपल आप कह सकते हो कि ये ईड का एग्जांपल है, ठीक है। तो इंसान ना ऐसे ही वातावरण में पलता है और हम अपने पूर्वजों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं कि वो भी देखो सर्च करते थे हमेशा कंफर्ट के लिए, और हम भी आज वही कर रहे हैं। सर्च कंफर्ट मतलब मनी, हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। पहले तो पैसा नहीं था, करेंसी नहीं थी, लेकिन आज तो है ना। तो आज हम पैसे के लिए भागते हैं, जॉब मिल जाए, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक ईड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इसको ईड से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा सुख की तलाश करना, ठीक है, यानी कि जो कंफर्ट है वो उसको सर्च करना, और जो कष्ट है उसको ख़त्म करना, कम करना, ये हमारा हमेशा लक्ष्य रहता है ना। जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको ख़त्म करना, ये हमारा सबसे पहला एक नियम होता है हमारी ज़िंदगी का, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना हमारा नियम होता है। उसके बाद सेकंड जो है, इसमें बेसिकली और भी चीज़ आती है, जैसे कि नैतिक मूल्य, समाज और दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं करता ये, ठीक है। यानी कि जब हम कंफर्ट के बारे में बात करते हैं या जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम किसी और की परवाह नहीं करते कि यार भाड़ में जाए, अपने को अपने से मतलब है, ठीक है। ऐसे ही होता है आजकल, लाइफ ऐसी हो गई है कि हम खुद से ही मतलब रहते हैं कि भाई अपना फ़ायदा होना चाहिए, दुनिया जाए, ठीक है। तो ये जो है होता है। उसके बाद सेकंड पराम है, ये पराम हम थर्ड में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा थर्ड वाला ही है, मैंने गलती से दूसरे में लिख दिया, ये वाला हमारा पहले आएगा, ठीक है। ये ई को पहले आता है। इसमें क्या है, इसका विकास ईड से होता है, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा, ईड यानी कि फोकस फॉर रिलैक्स कंफर्ट ओनली। तो ये ईड से इसका विकास होता है। ये व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति आवश्यकताओं की संतुष्टि वास्तविकता के धरातल पर करता है। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा कुछ चीज़ें हम जो करते हैं, जैसे कि जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमें लोग बुरा भला बोलते हैं कि देखो ये सरकारी जॉब के लिए लग रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, क्या होगा पढ़ाई करने से या वो करने से क्या होगा, ये देखो मेरे लड़के ने तो पढ़ाई करके छोड़ दी और देखो यहाँ पे जॉब कर रहा है, इतनी अच्छी नौकरी है इसके पास और सैलरी बहुत अच्छी आती है, छुट्टी मिलती है, ये है वो है। तो ये आपके अंदर एक ईगो पैदा करता है ना।
बाहर की जो ईड है, यानी कि जो कंफर्टेबल जोन है जिससे कि आप निकलना चाहते हो, ठीक है, यानी कि आप अपनी लाइफ को अच्छा करना चाह रहे हो, पढ़ाई करके या जो भी आप काम कर रहे हो, लोग आपको उससे हटाने की कोशिश करते हैं हमेशा, और आप उसको अपनी ईगो में लेते हो कि भाई नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ईड से ही हमारा जो है ये जो है ईगो विकसित होता है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा अपराहम। अपराहम में क्या होता है? ये सुपर ईगो होता है। मैंने आपको बताया पहले भी कि ये सुपर ईगो होता है। इसमें इसे मानसिक प्रक्रियाओं की नैतिक शाखा के रूप में जाना जाता है। प्राहम ईड और आह को बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है या नहीं। यानी कि ये बेसिकली कंट्रोल भी करता है हमें, ठीक है। जो हमारा सुपर ईगो होता है वो हमारी ईगो को, हमारे ईड को कंट्रोल करता है कि इस समय पे क्या मेरा नाराज़ होना ठीक है, या इस समय पे क्या मेरा गुस्सा होना ठीक है, या खुश होना ठीक है, ठीक है, या फिर ये अभी सही समय है कि मैं जॉब करूं या ना करूं। तो ये जो है आपको कंट्रोल भी करता है। प्राहम जो है, जो आपका सुपर ईगो होता है, ये आपके अंदर निहित होता है हमेशा से, ठीक है। ये विकसित होता है हमारे साथ में समय के साथ, और ये बेसिकली मैच्योरिटी को दिखाता है कि क्या सही समय है ये काम करने का या नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। ये कंट्रोल करता है हमें। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए, यदि कोई बालक आइसक्रीम देख उसे खाना चाहता है तो वह उसे या उसके लिए अपनी माँ से पूछता है। उसका ये प्राहम एक संकेत देता है कि उसका व्यवहार नैतिक दृष्टि से सही है। यानी कि जो आप करते हो, ठीक है, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, तो उससे आपके बारे में पता चलता है कि इसके अंदर ये नैतिक है या अनैतिक, ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे कि एग्जांपल दिया बच्चे का, तो इसमें यही है कि वो बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है पहले, क्योंकि उसको नहीं पता ये आइसक्रीम अच्छी चीज़ है या नहीं है। उसको तो बस अच्छा लगा देखने से कि और बच्चे खा रहे तो मैं भी खाता हूँ। लेकिन नैतिक मूल्य क्या हुआ, पराम क्या हुआ, यहाँ पे सुपर ईगो क्या आया कि भाई मैं पहले अपनी माँ से पूछ लूँ कि ये सही है या नहीं है मेरे लिए। तो ये क्या है, एक नैतिक दृष्टि हो गई एक उस बच्चे की, कि उसने पहले अपने सुपर ईगो को जो है किया पहले सामना, की ईगो को, कि भाई और बच्चे खा रहे थे मैं भी खाऊंगा, ठीक है। या फिर कंफर्ट या जो ईड होता है उसको ढूंढा ना, उसने पहले अपने पराहम को वैल्यू करा कि भाई मेरा पराहम इंपॉर्टेंट है, कि पहले मैं अपनी सलाह लूँ अपनी मदर से, अपने फादर से, कि ये चीज़ सही है या नहीं है, जो कि हम भी करते हैं मोस्टली, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो यहाँ पराहम का भी इस्तेमाल करते हैं बराबर, ठीक है। तो ये वो हो गया। और इसके अलावा सेकेंड जो क्वेश्चन था वो था रक्षा तंत्र के बारे में, ठीक है। उसी के अंदर ये आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है, ये ईड वाला जो है, ठीक है, ये वाला हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे सेकंड जो इसके अंदर था, वो है रक्षा तंत्र के बारे में। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, इसके साथ हमने एग्जाम्पल भी ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये समझने के लिए हमें एग्जाम्पल ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने ट्राई किया है कि सबसे आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 2 ही क्वेश्चन में देखो, क्योंकि एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। रक्षा तंत्र में सबसे पहला क्या आता है, आता है इनकार करना, यानी कि डिनाई कर देना, मना कर देना कि भाई मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इसको कहते हैं इनकार करना, ठीक है। कह रहे कई लोग अपने दैनिक जीवन में उन हालातों से बचने के लिए इनकार कर सकते हैं, इनकार कर देते हैं, या सहारा लेने के लिए जो है मना करते हैं चीज़ों के बारे में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है कि पति अपनी पत्नी की बेवफाई के स्पष्ट पहलू को स्पष्ट रूप से मना कर सकता है, यानी कि उसको दिख रहा है कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है, लेकिन फिर भी वो मना करता है कि नहीं मेरी वाइफ वैसी नहीं है, ठीक है। वो उसको एक और चांस देने की कोशिश कर रहा है कि चलो कोई बात नहीं, वो सुधर जाएगी, अभी ऐसी है तो कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इनकार है कि उसको पता है उसकी वाइफ ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है, तो ये आप पढ़ लेना। दूसरा आता है इनकार के बाद दमन का, ये इसको पहले यूज कर दिया जाए। इसके अंदर भी मैंने एग्जांपल लिखा है, सबके अंदर मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि एग्जांपल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दम या दमन भी कहते हैं इसको, एक अचेतन रक्षा तंत्र है जिसका उपयोग अहंकार द्वारा परेशान करने वाले या धमकी देने वाले विचारों को चेतन होने से रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हमारे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती है, टेंशन होती है, कोई धमकी दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है, या कोई और कारण हो सकता है, एग्ज़ाम की टेंशन, तो हम उनको ख़त्म करने के लिए दमन शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि यार ख़त्म, बस अब नहीं, रुक जा, बाद में सोचियो, ठीक है। हम अपना दिमाग जो है, अपना जो ध्यान होता है वो कहीं और लगाते हैं, है ना।
बाहर जाएंगे घूमने के लिए दोस्त के साथ या फैमिली में किसी से बात करने लगेंगे ताकि हमारा ध्यान जो है उन चिंताओं से मुक्त हो जाए। तो ये जो है धन या दमन इसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है कि भाई ये वाला आप पढ़ लेना, अजीब सा एग्जाम्पल मिला मुझे कि भाई समान लिंग वाले माता पिता के बारे में आपत्तिजनक विचारों को दबाने के लिए। तो यानी कि अभी फ़िलहाल में जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि समान लिंग वाले जो है कुछ लोग शादी कर लेते हैं, जैसे कि लड़का या लड़का एक साथ शादी कर रहे हैं, 2 बॉयज़ एक साथ शादी कर रहे हैं, 2 गर्ल्स आपस में शादी कर ले रही है। फिर वो जब वो पेरेंट्स बनते हैं तो पेरेंट्स कैसे बनेंगे, उनके बीच में तो कोई वैसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स कौन बनता है, क्योंकि ओपोजिशन सेक्स से शादी करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद बच्चा वो पेरेंट्स बन जाएंगे ईजीली। उनके लिए कुछ जो समाज के लोग होते हैं, जो पारंपरिक सोच वाले लोग होते हैं, वो उनको गाली देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। तो उनकी सोच को दबाने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दमन, कि भाई दबा दो, ख़त्म करो, कोई बात नहीं है, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इस तरह के जो विचार है वो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आता है मैं। इसमें क्या है, आप जो भी आपके साथ हो रहा होता है आप उसका ब्लेम किसी और पे जब डालते हो, ठीक है, कि भाई लोग मुझसे घृणा करते हैं, लोग ये करते हैं, लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं। तो ये जो है मैं में आता है कि भाई आप अपने कामों के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंड होते हो, तब उसके अंदर हम मैं को लेके आते हैं। ये भी रक्षात्मक तंत्र होता है। और उसके अलावा वापसी, इसमें क्या है, जब हम परेशान या चिंतित होते हैं तो हमारा व्यवहार अक्सर बचना या अधीम हो जाता है। यानी कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, परेशान होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो बचने वाला होता है, कि आप कोशिश करते हो कि आप वापस हो जाओ, बचो उस चीज़ से। यानी कि जब हम किसी को कुछ गलत कह देते हैं, ठीक है, कुछ बुरा भला बोल दिया, गाली दे दी, तो हम उससे कोशिश करते हैं कि उस समय हम उससे बचे, व्यक्ति से, सामने वाले से। तो इसी को हम वो कहते हैं। या फिर हम उससे गुस्सा करेंगे उसको कि यार मैं नाराज़ हूँ या मैं गुस्से में हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, तो तू खामा परेशान हो रहा है, ऐसा जो है यहाँ पे आता है। इसके अलावा इसमें आप वही एट द एंड निष्कर्ष ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 पेज का हो गया है। ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है मैं 4 पेज में लिखा है, क्योंकि इससे कम में ये हुआ ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन करना था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी मुश्किल भी था। बाकी अगर आपको और वीडियो चाहिए इसके ऊपर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, तो आप मुझे बता सकते हैं कि और वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मैं जो व्यूज़ आएंगे, जिस हिसाब से लाइक्स आएंगे, कमेंट आएंगे, सब्सक्राइब आएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बता देना मुझे कमेंट करके, अगर वीडियो चाहिए तो उसके हिसाब से वीडियो आएंगी, अदरवाइज़ वो आपकी डिपेंड करता है आप क्या रिस्पॉन्स करते हो वीडियो को देखने के बाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।